हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हमारे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स का, और सेट्स के चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 कवर कर ली थी। तो इस लेक्चर में हम उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल अप करते हैं। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, सेट्स के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप वेन डायग्राम से काफ़ी इजीली और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत इजी है, बस आपको एक बार समझ में आ गए तो आप बहुत अच्छे से इसे बहुत सारे जगह यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसे अप्लाई करके बहुत आसानी से इसका आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अदिति बोथरा, ग्रेजुएट फ्रॉम IIT मद्रास, और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वेन डायग्राम्स। चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यार वेन डायग्राम्स होता क्या है। ठीक है, ऐसे समझिए, वेन डायग्राम्स में हम जितने भी फिगर्स यूज़ करेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, सारे के सारे किसी ना किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं, हमें और समझ में आएगा कि हम वेन डायग्राम्स होता क्या है। मान लीजिए देखिए, मान लीजिए ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक हाउस को। ठीक है, ये वाले जो छोटे रेक्टेंगल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल रूम्स। ठीक है, मान लीजिए ये रूम 1 है, ये वाला, ये रूम 2 है, ये रूम 3 है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस रूम के अंदर एक इंसान है ए, इस रूम के अंदर एक इंसान बैठा है जिसका नाम है ए। ध्यान से समझिए, अगर मैं पूछूं कि ए क्या हाउस के अंदर बैठा है, ए कहां पर है। अच्छा, पहले हम ये समझते हैं ये जो ए है ये ए कहां पर है। ठीक है, ए, आप बोलोगे यार ए रूम 1 के अंदर बैठा हुआ है। अब आपने कैसे पता लगाया कि रूम 1 के अंदर बैठा हुआ है? आपने बोला यार ये रूम 1 ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल, उसके अंदर ए है, उसके अंदर ए है, मतलब ये ए जो है वो इस रेक्टेंगल के अंदर है, मतलब इस रूम के अंदर हुआ। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं क्या ये ए हाउस के भी अंदर है, आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इसके अंदर ए है। ठीक है, अगर मैं बोलूं बी यहां पर है कहीं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे बी है, तो आप बोलोगे यार बी हाउस के बाहर है। क्यों? क्योंकि बी इस रेक्टेंगल के बाहर है जो रेक्टेंगल हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगल रूम 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक है यहाँ पे सी जो कि है रूम 3 में। अब क्वेश्चन है बी कहाँ पर है। बी हमें कंपेयर करना है बी को हाउस से, रूम 1 से, रूम 2 से और रूम 3 से। तो बी जो है वो हाउस के भी बाहर है, रूम 1 के भी बाहर है, रूम 2 के भी बाहर है और रूम 3 के भी बाहर है। अगर मैं बात करती हूँ ए की, तो ए, सिंस ये ए इस रेक्टेंगल के अंदर है तो मैं बोलूंगी यस ए हाउस के अंदर है, और ये रेक्टेंगल के भी अंदर है तो मैं बोलूंगी ए जो है वो हाउस के भी अंदर है और R1 के भी अंदर है। ठीक है, अगर मैं सी की बात करूंगी तो सी इस रेक्टेंगल के अंदर है, मतलब सी हाउस के अंदर है और सी रूम 3 के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल रूम 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब सिमिलरली ऐसे समझ सकते हैं ये एक टाइप से एक वेन डायग्राम है। ठीक है, अब रियलिटी में अगर हम वेन डायग्राम समझे तो वेन डायग्राम में दो चीजें होती है। एक होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जिसको यूजुअली हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल सेट। दूसरा होगा सर्कल्स। जो सर्कल्स होंगे, देखिए सिर्फ सर्कल जरूरी नहीं है, कोई से भी क्लोज्ड कर्व्स आप यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली हम सर्कल्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट सेट्स। ठीक है, जो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर के सेट्स है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ऐसे सारे सबसेट्स जिसकी हम बात करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे, वो कोई ना कोई तो सेट्स होंगे, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। ठीक है, और जैसे इस केस में ये बड़ा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा था हाउस को, इन द सेम वे एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। और सारे के सारे दूसरे सेट्स जिनकी हम बात करेंगे, जैसे इधर हम R1, R2 और R3 की बात कर रहे थे, सिमिलरली वो सारे जो सेट्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। इधर हमने रेक्टेंगल्स यूज करा है, बट हम सर्कल्स यूजुअली यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट दो सेट्स।
अब जैसे हमने ए बी और सी की बात करी है, तो ए बी सी हम किसी ना किसी फिगर्स के अंदर ले रहे हैं, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स, राइट। तो एलिमेंट्स को हम ये क्लोज्ड कर्व्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का पार्ट है तो वो उस क्लोज्ड कर्व के अंदर होगा, अगर वो उस सेट के बाहर है, उस सेट का पार्ट नहीं है, तो वो उस क्लोज्ड कर्व के बाहर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये ए है, ए इस R1 के अंदर है तो ये R1 का पार्ट है। ये B सिंस हाउस का पार्ट नहीं है तो ये B के इस बड़े रेक्टेंगल के बाहर है। तो अगर कोई क्लोज्ड कर्व के अंदर कोई एलिमेंट है तो वो उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये A और C इस हाउस का पार्ट है, B इस हाउस का पार्ट नहीं है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये एक तरीका है किसी भी मल्टीपल सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। आप सिंगल सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हमें पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होगा, उसके अंदर सारे की सारे, मतलब ऐसे समझ लीजिए हम किसी भी क्वेश्चन की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, तो एक दुनिया बनी हुई है। ये दुनिया इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर है, ठीक है। मतलब सारे के सारे सेट्स इसी के अंदर होंगे, ठीक है। इसके बाहर हमें जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल एक ऐसे समझ लीजिए एक बाउंड्री लाइन है जो यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम कैपिटल यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसके ही अंदर सारे के सारे हमारे सेट्स की हम बातें करेंगे। सारे सेट, सारे एलिमेंट्स जो भी हम बातें करेंगे इसके अंदर ही बात करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने बोला सर्कल से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, देखिए पहले छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखिए ये सिर्फ ये वाला देख लीजिए, फर्स्ट वाला एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है। ये रेक्टेंगल क्या है, ये रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये सर्कल एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट जो U मतलब यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होगा, ठीक है। कैसे आपने बोला सबसेट है यार, कोई भी इसके सारे एलिमेंट्स जो इस सर्कल के अंदर है वो सारे के सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर भी है। मतलब इस सर्कल के अंदर जो जो भी है, मान लीजिए सर्कल के अंदर है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर है और 2 एलिमेंट्स सर्कल के बाहर है पर रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए 1 2 3 4 ये 4 सर्कल के अंदर है, पर ये चारों की चारों यूनिवर्सल सेट के भी अंदर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एक मान लीजिए जो सर्कल है ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट्स यू में आ रहे हैं, यस 1 2 3 4 ए का पार्ट है, 1 2 3 4 यू का भी पार्ट है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू। देखिए कोई भी रेक्टेंगल के अंदर, ये हमारा जो यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल है, इसके अंदर जो भी सर्कल्स बनेंगे वो सारे के सारे हमारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट ही होंगे, क्योंकि उसके अंदर रिप्रेजेंट यही कर रहा है कि यार सारे एलिमेंट्स जो उस सर्कल के अंदर है वो डेफिनेटली उस रेक्टेंगल के अंदर भी है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ अब एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि यार वेन डायग्राम क्या होता है, हम कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमने बोर्ड पे अभी 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, 2 वेन डायग्राम्स बनाए हैं। अब हम समझते हैं कि वेन डायग्राम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ हम समझेंगे कि इसमें रेक्टेंगल क्या है, सर्कल क्या है, कौन सा एलिमेंट किसका पार्ट है, कौन सा एलिमेंट किसका पार्ट नहीं है, ये सब चीज़ें समझते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये जो बड़ा रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यू, यूनिवर्सल सेट, यहाँ लिखा है यू। ये बड़ा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिवर्सल सेट। सारे के सारे एलिमेंट्स आपको जो भी इधर दिख रहे हैं 1 3 5 7 9 10 8 6 4 2, ये सारे के सारे इस रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स इस रेक्टेंगल के अंदर है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट जो लिखा है यहाँ पे ए, मतलब ये सर्कल एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका नाम है कैपिटल ए, और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, इसके अंदर हमें चेक करना है कि इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स है। तो हमें ये चेक करना है इस सर्कल के अंदर क्या एलिमेंट्स है, क्योंकि ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो ए का हिस्सा है। तो 2 4 6 8 और 10 ये इस सेट ए के एलिमेंट्स है। अगर मैं बात करती हूँ 1 3
5, 7 और 9 की, तो वो ए वाले सेट के बाहर है, इस सर्कल के बाहर है, तो वो इस ए सेट का हिस्सा नहीं है, पर वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है क्योंकि वो उस रेक्टेंगल के अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं कि यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर है। यूनिवर्सल सेट हमारा ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारे के सारे जो 10 एलिमेंट्स है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 एलिमेंट्स है। 10 के नाम भी यही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यूनिवर्सल सेट एक रोस्टर फॉर्म में लिख के देख लिया हमने कि इसके अंदर ये 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेट ए की। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है? सेट ए के एलिमेंट्स चेक करने के लिए हमें सिर्फ सर्कल चेक करना है। सर्कल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। और कोई एलिमेंट्स है इस सर्कल के अंदर? नहीं, तो ये खत्म। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ये है, मतलब ये रेक्टेंगल के अंदर सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है, इस सर्कल के अंदर सारे एलिमेंट्स ये सेट ए के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया, रोस्टर फॉर्म में लिख के देख लिया वेन डायग्राम से कि कौन कौन से सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, अब समझते हैं कि सेकंड एग्जाम्पल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल में भी एक बड़ा रेक्टेंगल है, बड़े रेक्टेंगल के ऊपर लिखा है यू। ये बड़ा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यू, मतलब यूनिवर्सल सेट। ये बड़ा रेक्टेंगल क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर, इस बड़े रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो या फिर 2, 8, 10, 4, 6, सारे के सारे एलिमेंट्स इस बड़े रेक्टेंगल के अंदर है। तो ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स है। ठीक है, अब बात करते हैं सेट ए की। ठीक है, सेट ए, ये जो बड़ा सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए को। मतलब अगर हमें ये पता करना है कि सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ इस बड़े सर्कल को देखेंगे और इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट की बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारा यू है, जो बड़े रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, सारे के सारे एलिमेंट्स जो इसके अंदर है वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा हो गया। सेकंड है ए। जो हमारा सेट ए है, वो सेट ए रिप्रेजेंट किससे हो रहा है? हमें पता है, ये बड़ा वाला जो सर्कल है, जो आउटर सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स हमारा ए सेट का पार्ट हो जाएगा। तो अब हमें ये नहीं देखना है यार ये 4 और 6 तो बी सेट के अंदर है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ए के अंदर क्या क्या है। ए के अंदर ये 2 है, हाँ है, 8 है, हाँ है, 10 है, 4 है, 4 ए के अंदर ही है, हाँ, ये बड़े सर्कल के अंदर ही है 4 भी, हाँ, माना छोटे सर्कल के अंदर भी है पर बड़े सर्कल के अंदर तो है ही। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 और 10, ये पांचों की पांचों एलिमेंट्स हमारे सेट ए का हिस्सा है। तो हमारे सारे एलिमेंट्स हमने लिस्ट आउट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं सेट बी की। सेट बी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को। ठीक है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को। तो इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है? सिर्फ 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 4 और 6। तो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स आ गए 4 और 6। ठीक है, चलिए, इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई है। सेम चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले जो समझी थी कि ये जो सेट ए है वो डेफिनेटली यू का पार्ट है, यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। ये जो सेट ए है और सेट बी है वो भी डेफिनेटली ये यू का हिस्सा है। तो मैं बोल सकती हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यू। इस केस में भी मैं बोल सकती हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्योंकि कैसे बोला? क्योंकि पूरा की पूरा ए यू के अंदर है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स डेफिनेटली यू के अंदर है। तो मैं बोल सकती हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ यू। मतलब अगर एक फिगर कोई दूसरे फिगर के अंदर आ रहा है, पूरा की पूरा एक फिगर दूसरे फिगर के अंदर है, जैसे ये बी वाला जो सर्कल है वो पूरा की पूरा ए सर्कल के अंदर है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्यों?
क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 4 और 6, ये ए का भी हिस्सा है। और सबसेट की डेफिनेशन क्या थी, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी पार्ट ऑफ ए, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो बी के जो भी एलिमेंट्स है वो डेफिनेटली ए के भी एलिमेंट्स है, क्योंकि बी पूरा की पूरा ए के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, ए वाला सर्कल के अंदर ही बी वाला सर्कल है। तो हम बोल सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब हम और चीजें समझते हैं कि यार कैसे कैसे वेन डायग्राम्स में अगर हम सर्कल्स बनाएंगे तो वो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिटी को, ठीक है। मान लीजिए डेफिनेटली ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, जो अभी के लिए हम फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए सिटी की पूरी लैंड है, ठीक है। अब इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर 2 सर्कल्स हैं। देखिए मैं एक आउटर लाइन बना रही हूँ ब्लैक से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी जो लैंड है, मान लीजिए लैंड का शेप थोड़ा अजीब सा है, पर ये जो लैंड है जो ब्लैक कलर के अंदर दिख रही है, मतलब ऐसे ऐसे, ये पूरी जो लैंड है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक, मान लीजिए कोई फार्मर है, ये उनकी लैंड है, ठीक है। अब वो जो फार्मर है, मान लीजिए उनके 2 बेटे हैं, एक है B1 एक है B2, ठीक है। अब ये फार्मर ने डिसाइड किया कि यार मेरी जो लैंड है ये मैं अपने दोनों बेटों को बांट देता हूँ, एक को B1 को बांट देता हूँ और सिमिलरली B2 को भी बांट दूंगा, ठीक है। तो इसने 2 हिस्से करने का सोच लिया, एक B1 को एक B2 को। पर फार्मर के जो बेटे हैं B1 और B2, इन दोनों ने डिसाइड किया कि यार ठीक है फार्मिंग के लिए हम दोनों लैंड अलग अलग रख लेते हैं, पर हमारा घर एक ही होगा, ठीक है। घर इनका सेम होगा, बस फार्म की जो लैंड है वो हम डिवाइड कर लेते हैं आपस में, आधी आप रख लो आधी मैं रख लेता हूँ, ठीक है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है घर दोनों का होगा, दोनों साथ में रहेंगे, पर फार्म की लैंड अलग होगी। तो देखिए लैंड कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लैंड है। अब मैंने बोला कि ये जो है ये B1 है, ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है B2, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला पूरा सर्कल ये B1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब B1 की जो लैंड है ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, B2 को जो लैंड मिली है वो ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब आप बोलोगे कि यार अगर मैं कलर करती हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऑफ लैंड जो है ये सिर्फ B1 का है। कैसे आपने बोला, आपने बोला कि यार देखो ये पूरी लैंड जो है इस लैंड में B2 का हिस्सा इतने का है, जो B2 का हिस्सा नहीं है वो B1 का हिस्सा है, तो ये वाली लैंड सिर्फ B1 की है। सिमिलरली जो ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये वाली लैंड सिर्फ B2 की है। अब क्वेश्चन आता है, यार देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये जो सेंटर का रेड कलर का हिस्सा है वो B1 के भी हिस्से में आ रहा है और B2 के भी हिस्से में आ रहा है। देखिए ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है B1 की लैंड, तो B1 की लैंड में भी ये रेड हिस्सा आ रहा है। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है B2, B2 की लैंड में भी ये हिस्सा आ रहा है। ये हिस्सा दोनों भाइयों ने मिलके लिया था कि यार ये हमारा घर होगा, हम दोनों की लैंड होगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है जो इस सर्कल में भी आ रहा है और इस सर्कल में भी आ रहा है, मतलब वो इस सर्कल के एलिमेंट भी है और इस सर्कल के एलिमेंट भी है। अगर हम इसको अब एक वेन डायग्राम के हिसाब से समझें, ठीक है, तो एक ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर 2 सबसेट्स है। ये ऐसे बोल लीजिए यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 सेट्स है, एक सेट का नाम है B1, एक सेट का नाम है B2। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है B1 सेट, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है B2 सेट। सारे एलिमेंट्स जो इस सर्कल के अंदर है वो B1 के एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स जो इस B2 के अंदर है वो B2 सर्कल के अंदर है वो B2 के एलिमेंट्स है। अब अगर मैं बात करूं तो ये रेड वाला जो हिस्सा है, मतलब इस पार्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है,
वो B1 का भी हिस्सा होगा और B2 का भी हिस्सा होगा, ठीक है। तो ये कॉमन है, मतलब ये इस सर्कल का भी हिस्सा है, इस सर्कल का भी हिस्सा है, तो ये दोनों का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये अगेन एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि एक सेट है A और एक सेट है B, ये दोनों सेट के अंदर एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, मतलब A सेट के जो भी एलिमेंट्स है और B सेट के जो भी एलिमेंट्स है वो आपस में सारे के सारे अलग है। देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है, ये सेट B है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 1 2 3, इसके अंदर है 4, इसके अंदर है 5, इसके अंदर है 6 और 7, ठीक है। मतलब A के अंदर जो एलिमेंट्स है और B के अंदर जो एलिमेंट्स है उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। अनदर एग्जांपल, मान लीजिए सेट A है, ये सेट B है। अब सेट A का हिस्सा है हमारा 1 2 3 और B का हिस्सा है 2 4 और 6, ठीक है। तो अब हम बना लेते हैं, देखिए 1 इसमें आ रहा है तो मैं इधर 1 लिख देती हूँ, 2 देखिए दोनों में आ रहा है, 2 A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है, 2 इन दोनों में आ रहा है, तो हमें ऐसा पार्ट देखना है जो A में भी है B में भी है, तो वो ये वाला पार्ट हो गया। A सर्कल का भी हिस्सा होना चाहिए और B सर्कल का भी हिस्सा होना चाहिए। 3 सिर्फ A में आ रहा है तो सिर्फ A में बना देते हैं, 2 मैंने लिख लिया ऑलरेडी, 4 सिर्फ B में आ रहा है तो सिर्फ B में बना लेते हैं, 6 भी सिर्फ B में आ रहा है तो इधर बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये वाले केस में जब दो सेट A और B के कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, A और B के सारे एलिमेंट्स आपस में अलग है, तो ये दोनों सर्कल्स आपस में जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। पर अगर ये दोनों A और सेट B के कुछ एलिमेंट्स अगर सेम है, कॉमन है, तो कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन होगा, जैसे इस पार्ट में था, तो दो सर्कल्स आपस में कनेक्टेड होंगे, मतलब एक सर्कल और दूसरा सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, मतलब जो भी इन दोनों के बीच में कॉमन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वो इस सेट का भी हिस्सा है और इस सेट का भी हिस्सा है। ये कब पॉसिबल है? जब इन दोनों सेट के अंदर कुछ ना कुछ चीज कॉमन हो, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। थर्ड केस हम ऐसे समझते हैं, ए के अंदर है 1 2 3 4 और बी के अंदर है 2 और 4, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ए को बना लेते हैं, ये सबसे पहले काम करते हैं, बी को बनाते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए बी है, इसके अंदर 2 है एलिमेंट्स, 2 है और 4 है। अब क्वेश्चन आता है यार, सेट ए के अंदर 1 है 2 है 3 है और 4 है, 2 और 4 ए के भी अंदर है, देखिए बी के अंदर तो है 2 और 4, पर ए के भी एलिमेंट्स है 2 और 4। इसका मतलब एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इस सर्कल को भी एनक्लोज करता हो। तो मैं ऐसा अगर सर्कल बनाऊं और बोलूं ये वाला सर्कल हमारा ए रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स आ गए 1 2 तो ऑलरेडी सर्कल के अंदर है, 3 और 4 भी ऑलरेडी सर्कल के अंदर है। ध्यान से समझिए, ये एक ऐसा केस है जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है। इस केस में दोनों सर्कल आपस में अलग अलग थे, ना टच कर रहे हैं एक दूसरे को। इस सर्कल में दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस सर्कल में एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है। पहले केस में ये दोनों में कुछ भी चीज कॉमन नहीं थी, सेट ए और सेट बी जब आपस में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे तो वो ऐसे बनेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। सेकेंड, अगर कोई चीज कॉमन होगी तो इस टाइप से बनेगी, क्यों? क्योंकि जो चीज कॉमन होगी वही तो रिप्रेजेंट करेगी कॉमन एरिया, और कॉमन एरिया में हम वो वाले एलिमेंट्स लिख देंगे जो इन दोनों सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है। थर्ड केस बनेगा जब एक सेट दूसरे सेट के अंदर है, एक सेट दूसरे सेट के अंदर है, इसका मतलब जो अंदर वाला सेट है वो बाहर वाले सेट का सबसेट हो गया, राइट। तो इधर इस टाइप के केसेस में हम बोल सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A। बात समझ में आ रही है? B A का सबसेट क्यों हुआ? क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन है, अगर B is a subset, if B is a subset of A, then all the elements of B should be the elements of A, ठीक है। तो B के सारे एलिमेंट्स A के एलिमेंट्स होने चाहिए, तो चेक कर लेते हैं, यस B के सारे एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर है
और ये सर्कल पूरा की पूरा इस सर्कल के अंदर है, मतलब डेफिनेटली अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है या एक कोई भी फिगर के अंदर दूसरा फिगर है, इसका मतलब जो अंदर वाला फिगर है वो सबसेट है बाहर वाले फिगर का, ये वाला सबसेट है ये वाले फिगर का। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए दो सेट्स आपस में इक्वल है। मैंने दो सेट लिए, एक सेट है 1, 2, 3 और बी सेट है अगेन 1, 2, 3। अगर दो सेट्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, मान लीजिए दूसरा केस इधर लगा के देखते हैं। ये सर्कल को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसमें सेम एलिमेंट्स हो, तो डेफिनेटली ये वाला सेट ए का सर्कल और सेट बी का सर्कल आपस में कोइंसाइड करेगा, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली एक के ऊपर एक ही बन गया, तो सेट ए और सेट बी क्या है, सेम ही सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। या ऐसे बोल सकते हैं सेट ए के ही ऊपर एक हमने दूसरा सर्कल ए के ही ऊपर दूसरा सर्कल बी बना लिया, वो दोनों रिप्रेजेंट सेम ही सेट को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमने बहुत सारे केसेस समझ लिए। अब इसमें एक चीज समझने की ये है, दो टाइप के बोल सकते हैं हम सेट्स हो सकते हैं, या वेन डायग्राम में दो केस हो सकते हैं, जब कोई दो पर्टिकुलर सेट आपस में जॉइंट हो या डिसजॉइंट हो, ठीक है। जॉइंट मतलब जब दो सेट्स में कुछ चीज़ें कॉमन होगी, कोई भी एटलीस्ट एक भी चीज़ अगर दोनों में कॉमन है तो वो जॉइंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन है नहीं है, ये है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स, ये दोनों ए और बी आपस में क्या है, डिसजॉइंट है, आपस में जुड़े हुए दिख रहे नहीं दिख रहे, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन है नहीं है, तो ये हो गए डिसजॉइंट। ये दोनों आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये और ये इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया है जॉइंट सेट का, ठीक है। ये दोनों जुड़े हुए हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, ये 2 कॉमन है इन दोनों सेट में, जो सेट ए का भी पार्ट है सेट बी का भी पार्ट है, तो ये हो गया जॉइंट सेट्स। ए और बी क्या हो गए, जॉइंट सेट्स। सिमिलरली ये भी जॉइंट सेट्स है, आपस में ए के अंदर भी है, ठीक है, जुड़े हुए हैं सेट्स, तो ये भी जॉइंट सेट्स हो गए, ठीक है। सिर्फ ये वाला केस है डिसजॉइंट सेट्स, मतलब अगर आपको कभी डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक दो सर्कल्स जो आपस में बिल्कुल भी टच ना करें वो डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर दो सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं, या एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ रहा है, या एग्जैक्टली उसके ऊपर आ रहा है, या वो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंट करेगा जॉइंट सेट्स। देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ऑपरेशंस ऑफ सेट समझेंगे तब हम एक और बार डिसजॉइंट सेट समझेंगे कि डिसजॉइंट सेट्स को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए वेन डायग्राम के हिसाब से, जॉइंट और डिसजॉइंट, जॉइंट मतलब जब कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो, सेट ए और सेट बी, अगर हम दो सेट्स की बात करें उनमें अगर कोई भी सेट कोई भी एलिमेंट कॉमन हो, या फिर अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो वो दोनों सर्कल्स जो सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अगर आपस में टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंट करेगा जॉइंट सेट। और अगर इस टाइप से वेन डायग्राम बनता है जब दोनों सर्कल्स आपस में अलग अलग हैं, जो बिल्कुल भी टच ना करें, तो वो डिसजॉइंट सेट्स होगा। इसमें सेट ए और सेट बी के अंदर एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये डिसजॉइंट सेट्स, जॉइंट सेट समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कभी बोले कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आपको कुछ नहीं, अगर आपको इन केस उसको वेन डायग्राम के हिसाब से बनाना है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आप सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के अंदर ए को अंदर बना लेंगे सर्कल, बी को बाहर बना लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है इस टाइप का जो सर्कल, दो सर्कल्स, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सबसेट्स को। तो अंदर वाला सबसेट रिप्रेजेंट करेगा सबसेट, बाहर वाला सेट रिप्रेजेंट करेगा जो इसका सुपर सेट होगा। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इन जनरल रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारा इन जनरल वे है तरीका रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि हमें नहीं पता होगा, अगर कुछ कॉमन होगा तो लिख देंगे, अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अगर आपको पता है कि यार दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट है, जिनके बीच में बिल्कुल भी एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो आप इस टाइप से वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इनका एक बार समझ के देखते हैं हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दिस नंबर्स इन अ वेन डायग्राम,
ठीक है, हमने जो फर्स्ट लेक्चर देखा था उसमें हम समझ चुके थे कि रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, हमने उसका क्विक रिवीजन कर लिया था, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं। तो अब हम उनको फटाफट वेन डायग्राम में समझते हैं कि हम किसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यूनिवर्सल सेट। डेफिनेटली इसको हम अभी के लिए बोल दें से ऑल द नंबर्स। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए इसको सिर्फ रियल नंबर्स बोल देते हैं। हमारा जो यू है यूनिवर्सल सेट, इसको हमने आर बोला है, तो ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स। हमें पता है रियल नंबर्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पहला है रैशनल नंबर्स, दूसरा है इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ रैशनल नंबर्स की, तो जो नंबर्स रैशनल होंगे वो इरैशनल नहीं होंगे और जो इरैशनल होंगे वो रैशनल नहीं होंगे। मतलब ये दोनों आपस में डिसजॉइंट होंगे, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं हो। क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो रैशनल भी हो और इरैशनल भी हो? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एक नंबर या तो रैशनल होगा या इरैशनल होगा, तो ये दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये बनेगा एक डिसजॉइंट सेट। ये दोनों आपस में डिसजॉइंट होंगे, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये वाले सर्कल में रिप्रेजेंट किया रैशनल को, इरैशनल को, और ये वाले में रिप्रेजेंट किया रैशनल को। यार थोड़ा सर्कल मैनेज कर लो। ठीक है, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इरैशनल नंबर्स, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप बोलोगे यार रियल नंबर्स को तो सिर्फ हम रैशनल और इरैशनल में स्प्लिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट्स आएंगे क्या? नहीं, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि रैशनल और इरैशनल के अलावा और कोई रियल नंबर्स नहीं हो सकते। मतलब बेसिकली रियल नंबर्स को सिर्फ हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, एक रैशनल और एक इरैशनल है। इसके अलावा कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं होंगे जो रैशनल भी नहीं हो, इरैशनल भी नहीं हो, पर रियल हो। तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं आएगा इधर वाले हिस्से में। इधर वाले हिस्से में सारे के सारे इरैशनल नंबर आएंगे, इधर सारे के सारे रैशनल नंबर आएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ठीक है, अब हमने समझा था रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी से, तो हम उसको अब क्या उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पी, कैपिटल पी। इसको हम कैपिटल क्यू से या टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अभी के लिए हम इसे क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये इरैशनल नंबर हो गए, ये पी रिप्रेजेंटिंग सारे के सारे रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स, अच्छा इरैशनल नंबर में हम और कुछ स्प्लिट कर सकते हैं? यार ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है, तो ठीक है सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव कर सकते हैं, तो फिलहाल हम नहीं करते हैं वो। रैशनल में हम और क्या स्प्लिट कर सकते हैं? रैशनल में हम बोल सकते हैं कि यार ओके, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। हम रैशनल के दो हिस्से कर सकते हैं, वन विल बी इंटीजर्स एंड अनदर विल बी नॉन इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। अब इन दोनों में देखते हैं क्या ये डिसजॉइंट होंगे। देखिए हमने पी और क्यू को डिसजॉइंट बनाया, क्यों? क्योंकि पी और क्यू में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। कोई अगर इंटीजर है एलिमेंट, तो क्या वो नॉन इंटीजर हो सकता है? नहीं। अगर कोई नॉन इंटीजर है तो वो इंटीजर हो सकता है? नहीं। कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर या तो इंटीजर होगा या तो नॉन इंटीजर होगा, तो डेफिनेटली इंटीजर और नॉन इंटीजर के सेट्स भी क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे आपस में, तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे। और ये सेट्स बनेंगे किसके अंदर? बनेंगे रैशनल सेट के अंदर। ठीक है, तो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा था रैशनल नंबर, तो इसके अंदर अब मैं बनाऊंगी दो सर्कल्स, दोनों सर्कल्स रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। तो ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन इंटीजर्स। ठीक है, और ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स, जिसको हम z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स को और कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? हम इंटीजर्स में बोल सकते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसे समझते हैं, इंटीजर्स के हमने दो स्प्लिट किए, एक हुआ इवन, एक हुआ ऑड। इवन नंबर, ऑड नंबर, ये भी आपस में डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि जो इवन हो सकता है वो ऑड नहीं हो सकता, और जो ऑड हो सकता है वो इवन नहीं हो सकता। तो ये भी हमारे दो डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे, और ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स किसके अंदर होंगे? इंटीजर्स के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवन और ये हो गया हमारा ऑड। ठीक है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर्स, ऑल द इवन नंबर्स, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल द ऑड नंबर्स। अब आप बोलोगे यार प्राइम नंबर्स,
क्या हम प्राइम नंबर्स को भी कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यार अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, ध्यान से समझिए, इवन नंबर्स, चले पहले ये समझते हैं इवन नंबर्स में क्या क्या आ जाएंगे। इवन नंबर्स में आ जाएंगे हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12 अप टू इन्फिनिटी। ऑड नंबर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं प्राइम की बात करती हूँ तो प्राइम में क्या क्या आएंगे? प्राइम में हमारा देखिए, प्राइम 1 से शुरू नहीं होगा, प्राइम शुरू कहाँ से होगा? 2 से। 3, 4 नहीं आएगा, 5, 6, 7, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है। ध्यान से समझिए, हम इनमें क्या, इन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपस में। देखिए इवन और ऑड का तो हमें पता है ये आपस में डिसजॉइंट होंगे, हाँ ये हमें समझ में आ गया। अब हम प्राइम को कैसे रिप्रेजेंट करें कि वो बहुत अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से इधर रिप्रेजेंट हो जाए, तो समझते हैं। क्या प्राइम के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स है जो ऑड है? हाँ, ऑड तो बहुत सारे एलिमेंट्स है। क्या कोई ऐसे एलिमेंट्स है जो इवन है? हमें पता है कि सिर्फ एक ही इवन नंबर प्राइम में हो सकता है, जो कि है 2, ठीक है। तो इस अगर मैं प्राइम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो प्राइम में ऑड नंबर्स सारे आएंगे और इवन नंबर आएगा 1। अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि कुछ एलिमेंट्स ऑफ ऑड, ठीक है, ये अगर मैंने प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट किया, क्या ये सही है? चेक कर लेते हैं। क्या इवन और प्राइम में कोई चीज कॉमन है? यस, इवन और प्राइम में 2 कॉमन है, तो यस हमने दोनों के बीच में कॉमन किससे रिप्रेजेंट किया है? 2 सर्कल्स अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कॉमन चीजें रिप्रेजेंट करता है, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा किसको? 2 को। बात समझ में आ रही है? सिर्फ एक ही कॉमन नंबर आएगा यहाँ पे 2, इवन और प्राइम के बीच में, ठीक है। अब बाकी ऑड और प्राइम में कोई सिमिलैरिटी है क्या? ऑड और प्राइम में कोई कॉमन नंबर्स हैं? चेक कर लेते हैं। यस, ऑड और प्राइम में बहुत सारे कॉमन नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, तो ठीक है। ये वाला जो रीजन है वो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा जो प्राइम में भी है और ऑड में भी है, ठीक है। क्या ऐसे कोई ऑड नंबर्स हैं जो प्राइम नहीं है? यस, फॉर एग्जाम्पल 9, तो ये सारे एरिया इससे रिप्रेजेंट होंगे, वो ऐसे नंबर्स जो ऑड है पर प्राइम नहीं है। तो ये हमने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। देखिए समझिए, ये बड़ा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स को हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, रैशनल और इरेशनल, दोनों ही आपस में डिसजॉइंट होंगे। तो ये सर्कल ये वाले बड़े सर्कल को टच नहीं कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो सर्कल है इसके अंदर ये भी सर्कल दिख रहा है, ये भी सर्कल दिख रहा है, इसका मतलब इंटीजर्स आर सबसेट्स ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, इसका मतलब ये जो छोटा वाला सर्कल है बड़े वाले सर्कल का सबसेट है, हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले जो सर्कल्स है, सारे सर्कल्स जो इस बड़े सर्कल के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो इंटीजर हो, नॉन इंटीजर्स वाला हो, इवन हो, ऑड हो या प्राइम हो, वो सारे की सारे रैशनल नंबर्स, ये जो P रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर्स, इसके सबसेट्स है। क्लियर है? ठीक है। तो मैं इधर बोल सकती हूँ Q इज अ सबसेट ऑफ R, क्योंकि Q पूरा की पूरा इस R वाले रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। P इज अ सबसेट ऑफ R, क्योंकि ऑल ये वाला P वाला सर्कल भी रियल नंबर्स के यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है, ठीक है। इधर मैं बोल सकती हूँ कि ये सारे के सारे, ठीक है, इसको मैं मान लीजिए E से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको O से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसको P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसको Z से किया है, इसको मैं मान लीजिए अच्छा, हम एक और चीज़ भूल गए, हम नेचुरल नंबर और होल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ नेचुरल नंबर, ठीक है, रेड से बना लेते हैं, अगर ये एक सर्कल में बनाऊं, इंटीजर्स देखिए, ये जो बाहर वाला रेड है ये मान लीजिए इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से समझिए, इंटीजर्स के अंदर मैंने एक सर्कल बनाया, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर्स को। ये ब्लैक वाला जो सर्कल है जो इस रेड के अंदर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर्स को। इसको हम Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर ही आएंगे, ठीक है। अब
ये वाला जो रेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के ही सबसेट है। मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, सिर्फ एक जीरो ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स को, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर्स को, ब्लैक वाला रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर्स को, क्योंकि इंटीजर्स का ही एक होल नंबर इंटीजर का सबसेट होगा, नेचुरल नंबर होल नंबर का भी सबसेट होगा, तो वो इसके भी अंदर ये रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। और हम नेचुरल नंबर को किस किस में स्प्लिट कर सकते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स। ठीक है, आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इधर अगर हमें किसी को सबसेट रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसके अंदर उसके सर्कल बना देना है, इधर अंदर वाला सर्कल बाहर वाले सर्कल का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो इधर ये सारे के सारे मान लीजिए ZEOPNW, नॉन इंटीजर को मान लीजिए मैं किससे रिप्रेजेंट करूँ, ए से बोल देती हूँ अभी फिलहाल। तो ये सारे के सारे सबसेट्स किसके होंगे, पी के। ठीक है, ये सारे पी के सबसेट्स है क्योंकि ये पी वाले सर्कल के अंदर सारे सर्कल्स आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, अच्छा अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो मैं बोल सकती हूँ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर सेट। क्यों, क्योंकि वो इसके अंदर आ रहा है, ये इंटीजर सेट है तो ये होल नंबर का सेट है। मैं ये बोल सकती हूँ कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर के सबसेट के अंदर आ रहा है पूरा की पूरा। ठीक है, अब मैं ये भी बोल सकती हूँ इवन नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑड नंबर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और P इज ऑल्सो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि ये तीनों की तीनों सर्कल्स E, O और P तीनों की तीनों इस रेड वाले सर्कल के अंदर आ रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखिए ये सिर्फ एक आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है कि ये हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में, कि ये सारे कैसे कौन कौन से नंबर्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, ऑल दोज थिंग्स। बट अभी हम ये रिप्रेजेंट करके ये समझ रहे थे कि हम कैसे किसी भी कोई भी हमें सेट दिया होगा तो हम उसे कैसे एक वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये समझना है, कोई भी दो सेट को अगर आपको बनाना है तो पहले उन दोनों सेट में ये समझो क्या कोई कॉमन है, अगर कॉमन नहीं है तो उन दोनों को डिसजॉइंट बना दो, अगर कुछ कॉमन है तो आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सर्कल इज इंटरसेक्टिंग अनदर सर्कल। और अगर आपको लगता है, अगर आप श्योर है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो आप डेफिनेटली एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा। देखिए वेन डायग्राम्स काफ़ी ईजी है, सिर्फ आपको ये समझना है, एक बार आपको समझ में आ गया ना कि कैसे कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है, अगर कोई भी एलिमेंट की आपको बात करना है तो आपको चेक करना है कौन सा एलिमेंट कौन से वाले सेट के अंदर आ रहा है, कौन से वाले सर्कल के अंदर आ रहा है। तो आपको अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको चेक करने के लिए आपको ये चेक करना है कि वो सेट कौन से सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सर्कल आपने चेक कर लिया, वो सर्कल कौन सा है जो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अंदर जो जो भी एलिमेंट्स है वो उस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वेन डायग्राम्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेशंस ऑफ सेट्स देखेंगे जिसमें हम और जॉइंट और डिसजॉइंट सेट्स की बात करेंगे, और हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये सारे और ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो डेफिनेटली अगर आपको वेन डायग्राम आता है तो अब आगे वाली चीज़ें हमारी और ईजी होते जाएगी। तो वेन डायग्राम इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको इमेजिनेशन में काफ़ी ईजी रहेगा। तो अगर आपको वेन डायग्राम्स अच्छे से समझ में आ गया तो आप अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे कि यूनियन ऑफ सेट क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ये सब चीज़ें क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।